गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके स्पर्श इस पुस्तक की पहली कहानी बड़े भाई साहब ये पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो लेखक थे वो उतनी पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स से पास होते थे। लेकिन लेखक के जो बड़े भाई है, लेखक का और उनके बीच में 5 साल का अंतर है, फिर भी उनके भाई फेल होते जा रहे थे। अब वह सिर्फ एक क्लास से लेखक उनसे पीछे रह गए थे। तो इस वजह से लेखक का जो घमंड है वो थोड़ा सा बढ़ गया था और उनके भाई के दिमाग में ध्यान में ये जरूर आ रहा था कि अपने छोटे भाई को पास होने की वजह से या फिर अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से घमंड हो रहा है। लेकिन लेखक को भी ऐसे लगा कई बार कि ये भाई जो बड़े भाई हैं वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, क्यों ना ये फेल हो जाए। अगर ये नेक्स्ट ईयर फेल हो जाते हैं तो मैं इनके क्लास में आ जाऊंगा। हालांकि इन दोनों में 5 साल का अंतर था, एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, लेकिन पढ़ाई में उनके भाई पीछे पड़ गए थे और लेखक आगे ही जा रहे थे। अब सिर्फ एक क्लास का अंतर रह गया था, लेकिन लेखक सोचने लगे थे कि अरे अगर मैं फिर से इस साल अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा और उनके बड़े भाई फिर से एक साल फेल हो जाएंगे तो दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। लेकिन यह जो ख्याल था, यह जो विचार था इनके मन में, वो थोड़े ही समय के लिए आया था और वह तुरंत चला गया था। अब हम कहानी का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। फिर लेखक यह विचार करते हैं कि हाँ भाई मुझे जरूर डांटते हैं, लेकिन वह किस वजह से, मेरे भलाई के लिए, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं या फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, सब अच्छी आदतें मुझे लगे, मैं किसी बुरी संगति में, बुरे बच्चों की संगति में न फंस जाऊं, गंदी आदतें, बुरी आदतें मुझे न लग जाए, इस वजह से ही तो मुझे डांटते हैं। इस प्रकार से वो लेखक के अपने ध्यान में आने लगा था और वह कहते हैं कि भाई की डांट की वजह से मैं तो अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं दनादन मतलब फटाफट पास होता जा रहा हूँ और बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हो रहा हूँ। मतलब लेखक को ये बात उस समय में समझ जरूर आती थी कि भाई मुझे डांटते हैं, लेकिन किस वजह से, मेरे भलाई के लिए डांटते हैं। हालांकि थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लगता था, लेकिन तुरंत उनको ये समझ आता था कि भाई मुझे मेरे ही भलाई के लिए डांट रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। नरम पड़ना मतलब ढीला पड़ना। अब वो बहुत ही नरम पड़ गए थे, मतलब कि क्या, वो बहुत सख्ती से पेश नहीं आ रहे थे लेखक से। मतलब उतना जितना पहले डांटते थे, फटकारते थे, हमेशा गुस्सा करते थे, अब वह उतना नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ही असफलता मिल रही थी, वो पास नहीं हो रहे थे, वो फेल हो रहे थे, इसीलिए अब वह थोड़े से ढीले पड़ गए थे, स्वभाव से थोड़े से नरम हो गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। कई बार ऐसे होता था कि लेखक के भाई को उनको डांटने का अवसर, मतलब मौका मिलता था, चांस मिलता था कि लेखक पढ़ाई नहीं करते थे या हवा घूम रहे थे या फिर बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो इस वजह से वो अपने भाई को, लेखक को डांट सकते थे, लेकिन वो नहीं डांट रहे थे। लेकिन लेखक को ऐसे लगता है कि उनके बड़े भाई अपने मन में सोच रहे हैं कि वो फेल हो रहे थे और लेखक पास हो रहे थे, तो उनको ऐसे लगता था कि शायद मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद फेल हो रहे थे और मैं पास हो रहा था, तो इसीलिए मेरा अधिकार उनको डांटने का नहीं रहा। ऐसे लेखक को लगता है कि उनके भाई सोच रहे थे अपने मन में, और रहा भी है तो बहुत कम अधिकार रहा है। देखो, आदमी दूसरों को कब डांट सकता है? जब वो खुद क्लियर हो, जब वो बहुत अच्छे काम करे। अगर मान लो कोई बच्चा खुद चोरी कर रहा है और दूसरों को कहता है, या फिर घर वाले उसके छोटे भाई को कहता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो खुद चोरी कर रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब खुद को वो बात फॉलो नहीं करनी है और दूसरों को सिखानी है। अगर जो बात हमें दूसरों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं या फिर अच्छी बात अगर हम दूसरों को सिखा रहे हैं, तो खुद को भी पहले अच्छा बनना चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमें हर एक मामले में, हर एक बात में अपने बड़े भाइयों से या फिर हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे
अध्यापकों से बराबरी करनी है। लेकिन हम जब दूसरों को सलाह देते हैं या फिर राय देते हैं तो पहले हमें खुद को अच्छा बनकर दिखाना चाहिए। तो इसलिए लेखक के भाई को ऐसे लग रहा था कि शायद अब मुझे मेरे छोटे भाई को इतना नहीं डांटना चाहिए। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता मतलब मनमानी जो है वो लेखक की बढ़ी, क्योंकि लेखक के भाई को बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे थे और लेखक को बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे थे और उनके बड़े भाई को फेल हो रहे थे। इसलिए लेखक बहुत ही अब हवा में उड़ने लगे थे, जमीन पर पैर नहीं रख रहे थे, मतलब बहुत ही गर्व हुआ था उनको अपने मार्क्स पर। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता का, जो उनके भाई की सहनशीलता है, जो अपने छोटे भाई बहुत ही मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, फिर भी वो बेचारे सहन कर रहे थे, तो इसका वह अनुचित मतलब उचित नहीं ऐसा लाभ लेखक उठा रहे थे और मस्ती करते ही जा रहे थे। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि धारणा मतलब मन में बैठना। लेखक की ऐसे मन में धारणा हुई कि उनके मन में बैठ गया कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। लेखक की ऐसे धारणा हुई या फिर लेखक का ऐसा विश्वास हुआ कि मैं पढ़ाई करूं या फिर नहीं करूं, मैं तो हमेशा पास ही हो जाता हूँ। मतलब लेखक थोड़ी सी पढ़ाई करते थे, लेकिन वो उनका दिमाग ही ऐसा तेज था कि वो ध्यान में रहती थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरा ऐसे बात मेरे मन में बैठ गई कि मैं हमेशा पास ही होता जाऊंगा, क्योंकि मेरी तकदीर मतलब भाग्य या फिर मेरा जो नसीब है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही बलवान है, इसलिए मैं पास होता ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या फिर ना पढ़ूं। और थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ, और इस घमंड की वजह से या फिर इस सोच की वजह से लेखक के भाई जो थोड़ा कुछ पढ़ते थे वो भी बंद हुआ। अब वो हरदम मस्ती करने लगे, खेलने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी तकदीर अच्छी है, मैं थोड़ा सा भी पढ़ लेता हूँ तो तुरंत पास ही हो जाता हूँ, अच्छे नंबर्स मुझे मिलते हैं। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकोए मतलब पतंग। लेखक को अब कनकोए मतलब पतंग उड़ाने का शौक लग गया था और वह हमेशा पतंग उड़ाने का काम करते थे या फिर खेलते थे, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब मतलब सम्मान, मतलब मन में तो ये सोचते थे कि अरे भाई साहब तो फेल होते हैं, फिर मुझे क्यों डांटते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए उनके मन में सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी। देखो बच्चों, आपके भी दिल में या फिर आपको भी कभी कभी ऐसे लगता होगा कि हमारे पेरेंट्स मम्मी पापा हमेशा डांटते रहते हैं या फिर ये कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन आपको उस समय थोड़ा सी चिड़चिड़ होती होगी या फिर गुस्सा आता होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में आपके पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए या फिर बड़े भाई हैं बहन हैं, उनके लिए इज्जत या फिर सम्मान रहता ही रहता है। तो लेखक का भी ऐसा ही हाल था कि अपने भाई की डांट का उनको गुस्सा तो आता था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की इज्जत करते थे, भाई का सम्मान करते थे। फिर भी मैं अपने भाई साहब का अदब करता था। अदब मतलब सम्मान। वो कहते हैं कि चाहे मुझे भाई कितना भी गुस्सा क्यों न करे, लेकिन मैं भाई साहब का सम्मान ही करता था, क्योंकि भाई साहब जो डांटते थे वो उनकी भलाई के लिए डांटते थे, और बड़े भाई जो और बड़े बहन जो होते हैं वे हमारे माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि हमेशा बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। तो बच्चों, अगर आपको भी बड़े भाई है या फिर बड़े बहन है, ये हो सकता है कि आपको किसी बुरी बात के लिए, गलत बात के लिए वो डांटते हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी भलाई ही होती है। आप आगे बढ़ो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले या फिर आप जीवन में बहुत कुछ अच्छे तरह से बन पाओ, ये उनके मन में विचार होता है। तो इसीलिए अगर आपके भी बड़े भाई बहन आपको डांटते हैं तो उस बात का बुरा मत मानो और अपने दिल में ये ठान लो कि वो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, और वो किस वजह से डांटते हैं तो आपको वो समस्या दूर करनी है। जिस बात से वो डांटते हैं तो उस बात को ही आपको पैदा ही नहीं होने देना है।
तो इस वजह से इस प्रकार से लेखक के भी मन में यही था कि मन में तो भाई के प्रति सम्मान था, लेकिन थोड़ी सी चिड़चिड़ होती थी जब भाई डांटते थे। और उनकी नजर बचाकर कनकोए उड़ाता था। फिर अपने भाई की नजर बचाकर ये खेलने लगे थे। और मांझा देना, मांझा आपको पता है, जो पतंग की जो थ्रेड होता है उसको मांझा कहते हैं हम। मांझा देना मतलब पतंग की डोर को सूतना। और कन्ने बांधना मतलब पतंग पर धागा बांधना। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, टूर्नामेंट मतलब जो स्पर्धा लगाते हैं कि इस बिल्डिंग के कुछ बच्चे, उस बिल्डिंग के कुछ बच्चे, किसकी पतंग सबसे ऊपर जाती है, इस प्रकार से जो स्पर्धा लगाते हैं मतलब टूर्नामेंट की तैयारी करना आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। गुप्त रूप से मतलब चुपचाप। ये सारी जो बातें थी कि पतंग को जो थ्रेड है वह बांधना, पतंग उड़ाना, या फिर टूर्नामेंट मतलब किस किस के बीच में टूर्नामेंट होगी, ये सारी बातें चुपके से होती थी। अपने भाई को चुराकर ये सारे करते थे। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनके भाई को यह संदेह मतलब शंका, फिर थोड़ी सी भी हिंट वह नहीं देना चाहते थे कि उनके मन में, लेखक के मन में थोड़ी सी इज्जत भाई के लिए कम हो गई थी। और सम्मान और लिहाज मतलब शर्म। जब यह क्यों कम हुआ था लिहाज या फिर शर्म क्यों कम हुई थी? क्योंकि लेखक के भाई फेल हो गए थे और लेखक अच्छे मार्क्स से पास हो रहे थे। तो बच्चों आपको भी ये ध्यान में रखना है, अगर आपके भी घर में छोटे भाई बहन हैं, अगर आप भी उनको हमेशा डांटते हो किसी वजह से, तो पहले आपको ये देखना है, खुद को ऑब्जर्वेशन करना है कि आप अपने भाई को या फिर बहन को जिस वजह से डांटते हो, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के बारे में आप डांटते हो, ज्यादातर डांट बच्चों को इसी वजह से मिलती है, पढ़ाई की वजह से, कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अगर आप भी आपके छोटे भाई को या फिर बहन को पढ़ाई की वजह से डांटते हो, तो पहले आपको खुद को ऑब्जर्वेशन करना है कि आप उतनी पढ़ाई करते हो या फिर नहीं करते हो। तो पहले आपको पढ़ाई करनी है, फिर छोटे बच्चों को सिखाना है कि पढ़ाई करो। तो इस प्रकार से लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक्चुअली लेखक की नजर में थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इज्जत और लिहाज अपने भाई की नजरों में कम हो गई थी, लेकिन ये भाई को दिखाना नहीं चाहते थे। मतलब ऊपर से भी सही, लेकिन ये भाई की रिस्पेक्ट है उनके दिल में, ऐसा वो उनको दिखाना चाहते थे। एक दिन संध्या समय मतलब शाम के समय, हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बेतहाशा मतलब बड़ी जोर से। जब लेखक शाम के समय में बहुत ही जोर से जा रहे थे पतंग लुटाने के लिए, फिर पतंग उड़ाने के लिए, तब आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। फिर लेखक और उनके जो दोस्त थे वो जब जा रहे थे पतंग उड़ाने के लिए, तब सिर्फ पतंग के ख्यालों में, पतंग के विचारों में ही वो डूबे थे। और आंखें आसमान की ओर थी कि कहाँ कहाँ पतंग उड़ रही है, कौन कौन से बच्चे उड़ा रहे हैं। और आकाशगामी मतलब आकाश में जाने वाला यात्री, या फिर यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे कटी पतंग की ओर, जो मंद गति मतलब धीमी गति, बहुत ही स्लो से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। यहाँ पर लेखक आकाश में ही देख रहे थे, आसमान में ही देख रहे थे कि एक कटी हुई पतंग थी। कटी मतलब जिसकी रस्सी टूटी गई है, जिसकी थ्रेड टूट गई है, ऐसी जो पतंग थी वो बहुत ही धीमी गति से पतन की ओर, पतन मतलब गिरावट की ओर, मतलब जमीन की ओर वो पतंग आ रही थी। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस के लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। और बालकों की पूरी सेना मतलब बहुत सारे बच्चे इस पतंग को उठाने के लिए आ रहे थे। जो पतंग हवा में उड़ा दी गई थी, लेकिन अब वो नीचे आ रही थी, तो उस पतंग को पकड़ने के लिए बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे वहां पर। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। और सभी बच्चे अपने आसपास कौन है, आजू बाजू में कौन है, इसका ख्याल भी उनके मन में नहीं था। और वह सारे बच्चे सिर्फ आकाश की तरफ ही देख रहे थे कि कौन पतंग पकड़ लेता है पहले।
सब कुछ समतल है, न मोटर धारे है, न ट्राम, न गाड़ियां। मतलब जहां पर ये खेल रहे थे वहां सब कुछ समतल, समतल मतलब प्लेन जमीन थी, वहां पर कुछ गाड़ियां भी नहीं थी, बहुत ही मतलब खाली जगह थी। ऐसी जगह पर लेखक खेलने के लिए गए थे और कुछ मोटर कारें ऐसा कुछ भी नहीं था साधन वहां पर। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ मतलब भेंट हो गई इनकी, क्योंकि उस जगह पर अचानक से भाई साहब आ गए थे जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उनके जो बड़े भाई साहब है वो बाजार गए थे और उसी जगह पर आ गए थे और इनसे मुलाकात हो गई थी लेखक से। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उग्र भाव मतलब तीखे स्वर से, बहुत ही जोरों से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। मतलब वो अपने भाई को, लेखक को तुरंत बहुत ही डांटने लगे कि इन बाजारी लड़के, बाजारी लोंडे मतलब लफंगे लड़के जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं, दिन रात यहाँ वहां घूमते रहते हैं, जिनकी संगति अच्छी नहीं है। आप बुरी संगति का मतलब समझ सकते हो क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो। तो बुरी संगति के जो लड़के थे इनके सानिध्य में अब लेखक जाने लगे थे। जो बाजारी लोंडे ये शब्द उपयुक्त किया है, मतलब लफंगी लोंडे या फिर लफंगी लड़के कि जो सिर्फ यहाँ वहां घूमते रहते हैं, आवारा जो बच्चे होते हैं उस तरह से वो, उनके साथ धेले मतलब बेकार के, कनकोए के लिए, कनकोए मतलब पतंग के लिए दौड़ते तुम्हें यहाँ वहां शर्म नहीं आती है। क्योंकि लेखक अच्छे परिवार से थे और उनके फैमिली ने उनको हॉस्टल में रखा था। लेखक को और उनके भाई हॉस्टल में रह रहे थे और घर से वो खर्चा दे रहे थे, क्योंकि उस जमाने में उतने पैसे या फिर उतने अमीर लोग नहीं होते थे। क्योंकि उस जमाने में हमारे आज की तरह इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां या फिर इतना बिजनेस नहीं चलता था। फिर भी वो अच्छी पढ़ाई बच्चों को दे सके, इस उद्देश्य से लेखक को और उनके भाई को हॉस्टल में भेजा था। और लेखक अब इन बाजारू लड़कों में या फिर लफंगे लड़कों की संगति में आ चुके थे। तो लेखक के भाई को बहुत बुरा लगा कि जब उनका भाई ऐसे लड़कों के साथ खेल रहा है। तुम्हें इसकी भी कुछ लिहाज नहीं की, अब नीचे जमात में ही नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। जमात मतलब कक्षा। अब लेखक के भाई उनको कहते हैं कि तुम 8वीं कक्षा में हो, कोई नीची कक्षा में, मतलब 5वीं या फिर 6ठी कक्षा में तुम नहीं हो, 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। दर्जा मतलब वही मीनिंग है दर्जा का भी, मतलब एक क्लास नीचे हो। लेखक 9वीं में थे, लेखक 8वीं में थे और लेखक के भाई 9वीं में थे। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो तो तुम्हें इस प्रकार से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उस समय में बहुत सारे जो पढ़ाई थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी और उतना जो माहौल है घर का वो इतना एजुकेशन वाला, शिक्षा वाला माहौल नहीं होता था। क्योंकि आज के जमाने में आप देखते हैं कि हर एक बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, तो इस वजह से बचपन से ही वो अपने बच्चों की पढ़ाई लेते हैं, उनको पढ़ाई में अच्छे हो सके इसलिए ट्यूशन लगाते हैं या फिर खुद पढ़ाई लेते हैं घर पर, अच्छे अच्छे बुक्स उनको ला कर देते हैं। इस प्रकार से ख्याल रखा जाता है, लेकिन उस समय में उतना ख्याल पढ़ाई का नहीं रखा जाता था। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, अब 8वीं कक्षा में गए हो और इस तरह से खेल रहे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। पोजीशन मतलब जो खुद की शान है या फिर जो खुद की स्थिति है, जिस स्थिति पर या फिर जिस कंडीशन में है। क्योंकि लेखक के अच्छे मार्क्स आ रहे थे, क्लास में वो अव्वल मतलब फर्स्ट आ रहे थे, पास भी हो रहे थे अच्छे नंबर से, तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने पोजीशन का तो ख्याल रखो, क्योंकि तुम अच्छे घर के लड़के हो, अच्छे पढ़ाई करने वाले भी हो, अच्छे मार्क्स भी तुम्हें मिलते हैं, तो तुम्हें खुद की पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडी लचियों को जानता हूँ। मिडी लचिया मतलब 8वीं पास जो लोग है वह, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उस जमाने में जो 8वीं पास लोग होते थे वह नायब तहसीलदार, नायब मतलब तहसीलदार के जो नीचे की पोस्ट है, तहसीलदार आपको पता होगा, उसके नीचे की जो पोस्ट है वो होते थे। क्योंकि आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि 8वीं पास, ये उस जमाने में होता था, क्योंकि उस जमाने के जो लोग थे वो ज्यादा पढ़ते ही नहीं थे, कोई पहली दूसरी, ज्यादातर वो 5वीं क्लास तक जाते थे। लेकिन जो 8वीं पास होता था तो वह भी
कोई बड़ा मतलब एग्जाम 8वीं के पास वह नौकरी ज्वाइन करता था, फिर उसके बाद प्रमोशन होकर होकर वह नायब तहसीलदार की पोस्ट पर जाता था। लेकिन आज के जमाने में अगर आपको प्यून की भी, सिपाही की भी नौकरी करनी है तो आपको 10वीं पास ये आपको समय दिया गया है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके जमाने में जो लोग 8वीं पास थे वह भी नायब तहसीलदार की पोस्ट पर थे, या फिर और बड़े बड़े डिप्टी मैजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट मतलब क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट पर 8वीं क्लास के बच्चे उस समय में होते थे। मतलब 8वीं पास होने के बाद उनको नौकरी लग जाती थी और इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता था, उनकी प्रमोशन दी जाती थी उनको, क्योंकि वो अच्छा काम करते थे। इसीलिए 8वीं पास वाला बच्चा भी इतनी बड़ी पोस्ट पर जा सकता था। लेकिन ये आज के जमाने में नहीं है। आप सोचो कि आपने तो 10वीं पास कर ली है, फिर 10वीं में है, तो ऐसा नहीं है। आज अगर आपको क्लास 1 ऑफिसर बनना है या फिर कोई कलेक्टर वगैरह बनना है तो इसके लिए आपको आफ्टर ग्रेजुएशन एमपीएससी, अगर महाराष्ट्र में आपको काम करना है तो आपको एमपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड करनी है। अगर आपको पूरे देश में काम करना है क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर तो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन यूपीएससी की एग्जाम पास करनी है। तो यहाँ पर उस जमाने में तो ऐसा होता था, प्रमोशन दिया जाता था, लेकिन एजुकेशन 8वीं पास हो तो भी चलता था। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है, और इनके यहाँ पर इनके जमाने में जो इनके एरिया के जो लोग थे जो कि 8वीं जमात वाले, जमात मतलब कक्षा, 8वीं क्लास जिन्होंने पास की है वह भी उनके समाचार पत्रों के संपादक मतलब एडिटर, जो वहां के नामी समाचार पत्र होते थे, फेमस समाचार पत्र थे, उनके यहाँ पर सिर्फ 8वीं पास बच्चा मतलब अनुभव के बाद ऐसे ही किसी को एडिटर नहीं बनाया जाता है। पहले उस काम के लिए उसका अनुभव देखा जाता है, उसके बाद उसको प्रमोशन देकर वह एडिटर बने थे। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती मतलब उनके नीचे या फिर उनके अधीनता में काम करते थे। मतलब जो 8वीं पास लोग थे वह प्रमोशन मिलकर अच्छी पोस्ट पर जाते थे, और बड़े बड़े लोग जो थे उनके नीचे काम करते थे, मतलब उनके अंडर काम करते थे। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। फिर उनके भाई अब उनको डांटने लगे थे कि तुम 8वीं दर्जे में आकर, मतलब 8वीं क्लास कोई मामूली क्लास नहीं होती है आपके हिसाब से भी। मतलब आज के जमाने में 8वीं के बच्चों को सब समझ होनी चाहिए, 10वीं के बच्चों को तो बहुत होनी चाहिए, लेकिन उस जमाने में भी वो लेखक के भाई उनको डांट रहे हैं कि तुम 8वीं क्लास में हो तो तुम्हें इस तरह कनकोए मतलब पतंग उड़ाने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है, किस प्रकार के तुम बच्चे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। कम अक्ली मतलब बुद्धिहीनता पर, कि तुम्हें जो कम अक्ली मतलब बुद्धिहीनता, बुद्धि नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा भाई इस प्रकार से अब नादानियां कर रहा है। तुम जहीन हो, जहीन मतलब प्रतिभाशाली, मतलब तुम होशियार हो, प्रतिभाशाली मतलब होशियार, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, मतलब तुम बचपन से ही होशियार हो, भगवान ने तुम्हें अच्छी बुद्धि दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह जहन मतलब तीव्र बुद्धि, क्योंकि लेखक की जो बुद्धि थी वह बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे। अगर कोई उनको मैथ्स का सम है या फिर और कोई विषय है थोड़ी ही देर में समझाए फिर भी उनको अच्छे से समझ आता था। मतलब लेखक की जो बुद्धि थी बिल्कुल ही शार्प थे लेखक। लेकिन किस काम का, लेकिन वह जहन मतलब तीव्र बुद्धि किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। आत्मगौरव मतलब अपनी बढ़ाई की हत्या कर डाले कि हाँ, अगर मैं बहुत ही अच्छा हूँ पढ़ाई में, लेकिन मुझे पढ़ाई भी तो करनी है, अगर मैं अच्छे नंबर ला रहा हूँ तो खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। फिर लेखक के भाई को यह समझ में आ गया था कि यह जो लेखक है अब उनसे क्यों नहीं डर रहे थे। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे अब सिर्फ एक ही क्लास में पीछे रह गए हो और मैं फेल हो रहा हूँ, इस वजह से तुम्हें लगता होगा कि मुझे अब डांटने का किसी को हक नहीं रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी बिल्कुल गलती है। क्योंकि देखो बच्चों, जो गर्व किसी आदमी को हो जाता है अपने किसी भी बात पर, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, चाहे वो अपनी संपत्ति के बारे में हो, किसी भी बात पर, या फिर खुद के सौंदर्य के बारे में गर्व हो, तो गर्व किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गर्व करते हो, आप घमंड करते हो, तो इसका नतीजा आपको
कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से लेखक भी अपने भाई को समझा रहे थे कि मैं तुम्हें अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें कितना भी डांटूंगा तो ये मैं सिर्फ सहन नहीं करूंगा, क्योंकि भाई तो फेल हो रहे हैं, जो आदमी फेल हो रहा है मुझे डांटने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर लेखक के भाई फेल हो रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई में फेल हो रहे थे, लेकिन दुनिया का जो तजुर्बा है, दुनिया का जो अनुभव है या फिर जगत का जो नॉलेज है वो उनको ऑफकोर्स लेखक से बहुत ज्यादा था। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता हूँ, ऐसा अगर तुम समझ लेते हो तो मैं जरूर तुम्हें डांट सकता हूँ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। देखो वो भाई से कहते हैं, लेखक से कहते हैं कि हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि तुम इस साल पास हो जाओ और मैं फेल हो जाऊं, फिर तुम मेरे क्लास में आ जाओ, नेक्स्ट ईयर मैं फिर से फेल हो जाऊं, तुम पास हो जाओ, तुम मेरे से आगे निकल जाओ। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन जो दुनिया का जो ज्ञान है, जो 5 साल मैंने दुनिया में तुमसे ज्यादा पहले जन्म लिया है, तो दुनिया का जो नॉलेज है वो मुझे अब तुमसे बहुत ज्यादा है। निस्संदेह, या फिर एक नया शब्द आया है निस्संदेह, मतलब बिना किसी संदेह के या फिर बिना किसी शंका के। समकक्ष, समकक्ष मतलब बराबर। 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। अब वो अपने भाई से कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी उम्र में 5 साल का अंतर है, 5 साल में जो दुनिया का ज्यादा नॉलेज है तो वो खुदा भी अंतर नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तजुर्बा मतलब अनुभव, तुम उसके बराबरी नहीं कर सकते हो। देखो बच्चों, आप ये कह सकते हो अभी या फिर मन में विचार आता होगा कि लेखक जो है वो तो छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका बड़ा भाई उनको डांटता था, क्योंकि दुनिया का जो नॉलेज है, दुनिया का जो ज्ञान है वह लेखक को बहुत ज्यादा था, लेखक के भाई को ज्यादा था। और वो इस हिसाब से अपने भाई को डांट रहे थे कि हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो बच्चों, जब हमारे घर के बड़े, चाहे वो शिक्षा में हमसे पीछे हो, पढ़ाई में पीछे हो या फिर और दूसरी बात में पीछे हो, लेकिन वो उनको दुनिया का जो ज्ञान होता है, दुनिया का जो ज्ञान होता है वो हमसे जरूर ज्यादा होता है। तो बच्चों, जब हमारे घर वाले जब हम कभी डांटते हैं तो उनको दुनिया का बहुत नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर आपके बड़े भाई या फिर बहन है जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, चाहे वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, 10वीं हो या फिर 12वीं हो, लेकिन दुनिया का जो अनुभव होता है, जब कोई मुसीबत आती है घर पर या फिर हमारे समाज में जब कोई मुसीबत आती है तो उस पर कैसे काम करना चाहिए, यह जो बातों का नॉलेज होता है वो ऑफकोर्स बड़ों को ही ज्यादा होता है। हम मराठी में कहते हैं कि, या फिर आपके घर वाले कहते होंगे की मी तुझ्यापेक्षा 4 पावसाळे जास्त खाल्लेली आहेत। म्हणजेच काय की मी ज्या गोष्टींचं खूप असं काही नॉलेज मिळवलेलं आहे कि समाजामध्ये जर काही संकट आलं, फॉर एग्जाम्पल अब कोरोना के समय में हमें सभी लोगों के ऊपर संकट आ रहा है, तो इस समय में आपके घर में फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर और कोई इंजीनियर वगैरह है, लेकिन घर में उसी के पेरेंट्स या फिर दादा दादी कम पढ़े लिखे, 10वीं है, 8वीं है, लेकिन दुनिया का नॉलेज उनके पास ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने पैसे बचा कर रखे होंगे। आगे अगर कोई मुसीबत आती है, मुसीबत के समय में ऐसे पैसे काम आ सकते हैं, या फिर अगर कुछ कर्जा हो जाता है तो किस प्रकार से उस कर्जे को दूर करना है, या फिर कोई आदमी अगर बीमार पड़ता है तुरंत कैसे फटाफट डॉक्टर के पास जाना, इस प्रकार से अगर कोई भी मुसीबत आती है तो जो घर के बड़े लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स है या फिर दादा दादी हैं, तो इन लोगों का अनुभव आपको बहुत ही काम आता है। तो लेखक भी यही समझा रहे थे कि हाँ, अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक में या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो तुम अपने ऊपर घमंड मत करो, क्योंकि कुछ ऐसे दूसरी बातें होती है जिसमें शिक्षा का नहीं, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज का उपयोग होता है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मुझे ऑफकोर्स तुमसे बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से वह अपने भाई को समझा रहे थे। वो अपने भाई से कहते हैं कि मुझे दुनिया का ज्यादा तजुर्बा है, दुनिया का अनुभव ज्यादा है,
तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। 5 साल वो अपने भाई से, लेखक से बड़े थे, तो 5 साल उन्होंने यहाँ वहाँ की पूरी दुनिया देखी होगी। चाहे तुम MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स या फिर डी फील्ड या फिर डी लिट ही क्यों ना हो जाओ, मतलब बड़ी बड़ी जो मास्टर डिग्री है वह भी तुम हासिल क्यों ना कर लो, लेकिन समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। और जो सच में, ये बहुत सच्ची बात और बहुत ही अच्छी बात कही है, जो समझ होती है, फिर जो दुनिया का जो ज्ञान होता है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से नहीं आता है, वो दुनिया को देखने से आता है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, कोई दर्जा मतलब कौन सी भी कक्षा में वो पास नहीं, मतलब वो, इनकी जो अम्मा थी वो एजुकेटेड नहीं थी, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेखक की और उनके बड़े भाई साहब की अम्मा। और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, और इनके जो दादा है वो भी कुछ 5वीं या फिर 6ठी क्लास से ज्यादा ऊपर नहीं गए, 5वीं 6ठी तक ही उनका एजुकेशन हुआ था। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। अब वो कहते हैं कि उनकी जो माँ है वो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, उनके दादाजी जो है सिर्फ 5वीं 6ठी क्लास पढ़े थे, लेकिन मुझे डांटने का और तुम्हें डांटने का, मतलब इन दोनों भाइयों को डांटने का अधिकार उनसे पूरी दुनिया फिर कोई भी नहीं छीन सकता है। या फिर हमें समझाने का या फिर सुधारने का, सिर्फ डांटने का नहीं। देखो बच्चों, बड़े जो होते हैं वो सिर्फ डांटते नहीं है, आपको समझाते हैं और आपको सुधारते भी है। अगर घर के जो छोटे बच्चे हैं कुछ गलत संगति में पड़ गए हैं या फिर गलत बातें कर रहे हैं, तो उनको सुधारने का या फिर उनको सही राह पर दिखाने का या फिर सही मार्ग पर लाने का जो काम होता है वो घर के बड़ों का होता है। तो वो उनका अधिकार होता है घर के बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाने का। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। तो उनको डांटने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको दुनिया का बहुत ज्ञान है। 4 बातें उन्होंने हमसे जरूर ज्यादा सीखी होंगी कि मुसीबत के समय में क्या करना चाहिए, अगर घर में किसी के ऊपर संकट आता है तो उस संकट से कैसे बाहर निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान अवश्य होता है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। अब देखो, लेखक के भाई उनको समझा रहे हैं कि चाहे हमारे जो घर वाले हैं उनको टेक्स्ट बुक का या फिर किताबों का ज्ञान नहीं है, जैसे कि अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, लोकशाही है या फिर और किस प्रकार की है, या फिर 8वें हेनरी मतलब ये हिस्ट्री का नॉलेज भी उनको नहीं है, या फिर आकाश में कितने नक्षत्र है, मतलब ज्योग्राफी का भी नॉलेज उनके घर वालों को नहीं था। और लेकिन फिर भी उनको दुनिया का नॉलेज है, यह बातें उन्हें मालूम न हो, लेकिन उनको हजारों ऐसी बातें मालूम है जिनका ज्ञान उनको हमसे बहुत अधिक है। मतलब अगर घर में कोई मुसीबत आती है या फिर घर का बच्चा बीमार पड़ जाता है या फिर घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तो इस समय में घर के छोटों को किस प्रकार से हौसला देना है, इस समय में हमें कहाँ पर जाना चाहिए, किसकी राय लेनी चाहिए, या फिर हमारे घर की जो प्रॉपर्टी संबंधित जो बातें होती है वो भी घर के बड़ों को ही ज्यादा पता होती है या फिर उसका नॉलेज होता है। तो किताबी ज्ञान से बढ़कर, यहाँ पर एक वाक्य में कहूंगी, किताबी ज्ञान से पढ़कर जो अनुभवन द्वारा हमें ज्ञान मिलता है वह जरूर हमसे या फिर किताबी ज्ञान से वो जरूर बड़ा होता है जो अनुभवों के द्वारा ज्ञान मिलता है वह। दैव न करे, दैव मतलब भगवान न करे, आज मैं बीमार हो जाऊं, उनके भाई उनको कह रहे हैं कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलना ये मुहावरा है, इसका मतलब है घबराना, बहुत घबराना। वो कहते हैं कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम बहुत घबरा जाओगे, फिर तुम्हें कितने भी मार्क्स क्यों न हो। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान जो है फिर ऐसे निर्णय घर के बड़े तुरंत लेते हैं। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। तार मतलब टेलीग्राम, क्योंकि उस जमाने में फोन वगैरह नहीं थे। तो लेखक के भाई उनको समझाते हैं कि अगर मैं बीमार हो जाऊं, क्योंकि वो दोनों हॉस्टल में रह रहे थे, तो वो कहते हैं कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तुम्हें सिर्फ इतना सूझेगा कि अपने दादा को तार मतलब टेलीग्राम लिख दे कि जो भाई है वो बीमार पड़ गए है।
लेकिन इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें अनुभव ही नहीं है कि अगर घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। बदहवास मतलब बेहाल। अब वो समझा रहे हैं कि पुस्तकीय ज्ञान से बढ़कर अनुभव का ज्ञान किस प्रकार का होता है। तो उनके भाई उनको समझा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम क्या करोगे, सिर्फ दादाजी को टेलीग्राम या फिर तार करोगे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा यहाँ पर होते तो दादा क्या करते, किसी को टेलीग्राम तार नहीं करते, बिल्कुल घबराते नहीं और बिल्कुल बेहाल नहीं होते। और तुम तो बिल्कुल बेहाल होते। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज मतलब जो रोग हुआ है किसी घर में व्यक्ति को कि क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दी खांसी हुई है तो उनको कुछ हनी देनी चाहिए, हनी में थोड़ा सा अदरक डालकर देना चाहिए, या फिर गर्म पानी में नमक डालकर वह या फिर गर्म पानी पीना चाहिए। इस प्रकार से कुछ ना कुछ बातें जरूर बताते घर वाले या फिर जिनको अनुभव है वह। उसमें सफल न हुए, पहले तो घर वाले क्या करते हैं, आपके भी मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स करते होंगे कि अगर आपको थोड़ी सी सर्दी खांसी है या फिर बुखार है, गले में किचकिच है, तो पहले क्या इलाज करना चाहिए घर पर। तो आपके घर वाले भी इस तरह से करते होंगे। तो ठीक दादाजी भी इस प्रकार से वो कहते कि कुछ पहले तो जो रोग लगा है या फिर जो बीमारी है खुद पहचानेंगे, इसके ऊपर इलाज खुद घर पर करेंगे। अगर उसमें सफल नहीं हुए, मतलब बीमारी दूर नहीं हुई, तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। देखो लेखक के भाई समझा रहे हैं कि बीमारी बड़ी चीज है, कि बीमारी के समय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें तुम्हें नहीं पता होगी, जो कि घर के बड़ों को बहुत पता होती है। छोड़, दूसरी बात वो बताते हैं कि अगर घर का जो महीने का जो खर्च होता है कि एक महीने में अगर 10,000 आपको यूज करने हैं, तो 10,000 तो आज के जमाने में उतने नहीं है। तो किस प्रकार से घर का खर्चा करना चाहिए, जो पैसे मिलते हैं उसको किस प्रकार से खर्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेंट के घर पे हो तो रेंट को कितने जाएंगे, फिर घर का जो राशन है उसको कितने जाएंगे, सब्जियों को, फल को, या फिर बच्चों की फीस को कितने जाएंगे। इस प्रकार से जो हिसाब किताब होता है वो छोटे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपका ही उदाहरण ले लो बच्चों, आप चाहे पढ़ाई के मामले में आपके घर वालों से आगे हो, मतलब आपके घर वाले पढ़े लिखे होंगे जरूर, लेकिन उनके समय में अगर वो 9वीं कक्षा में थे उतने अच्छे मार्क्स शायद आपके तरह अच्छे मार्क्स उनको नहीं मिलते होंगे, लेकिन उन्होंने जो दुनिया को जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान जरूर आपसे ज्यादा है। तो कम पैसों में खर्च कैसे चलाना है या फिर अपना गुजारा कैसे करना है, घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा मनी हम कहाँ से कमा सकते हैं, या फिर कम पैसों में एडजस्टमेंट। फॉर एग्जांपल इस महीने में अगर कम पैसे है तो किस प्रकार से हम कम सामान यूज करेंगे घर में, या फिर सब फलों के लिए, सब्जियों के लिए, या फिर जो स्नैक्स होते हैं उसके लिए किस प्रकार से हम कम खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह सिर्फ और सिर्फ घर के बड़ों को ही होता है। तो वो समझा रहे हैं कि दादाजी को चाहे तुम्हारी जितने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते होंगे, लेकिन अगर घर पर मुसीबत आती है तो किस प्रकार से काम करना चाहिए वह बता रहे हैं अपने भाई को। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। अब वो अपने भाई को समझाते हैं कि जो कुछ हमारे दादाजी हमें हॉस्टल का खर्चा कराने के लिए, मतलब हॉस्टल की फीस है या फिर खाने पीने का जो खर्च है, उसके लिए जो पैसे देते हैं वो सिर्फ हमें 20-22 दिनों तक ही जाते हैं, लेकिन बाकी के जो दिन होते हैं 7-8 दिन, उसके लिए हम पैसे पैसे को मोहताज होना, ये मुहावरा है, इसका मतलब मजबूर होना, या फिर एक एक पैसे के लिए हमें कहीं कहीं से मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमें उतना तजुर्बा नहीं है, दुनिया का अनुभव नहीं है। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। धोबी और नाई मतलब जो कपड़े हॉस्टल में वो धोबी को दे देते, और नाई जो उनका जो बार्बर है उसके मुंह चुराना मतलब भागते थे या फिर बचते थे कि वो पैसे न मांगे हमसे। तो इस प्रकार से हम 10 दिनों के भी पैसों की या फिर 8 दिनों के भी पैसों की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कहीं से नहीं ला सकते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया था।
नेकनामी मतलब सम्मान के साथ उन्होंने निभाया था और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। मतलब आज जितने पैसे लेखक को उनके भाई को हॉस्टल का खर्च चलाने के लिए मिलते थे, उससे कम पैसों में उनके दादाजी उनके समय में घर का सारा खर्च चलाते थे। और घर में कितने लोग थे? 9 लोग थे। तो 9 लोगों का खान पान, पढ़ाई या फिर दवाई, इस प्रकार का सारा खर्च वो करते थे। तो ये जो करते थे वो भी क्यों? समझदारी थी उनमें, समझ थी। समझ किस वजह से आती थी? अनुभवों के माध्यम से बच्चों समझ मिलती है। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से भी लेखक ने हमें यह कहना चाहा है कि जो अनुभवों द्वारा मिलता है ज्ञान, वही श्रेष्ठ ज्ञान होता है। मतलब जो हमें किताबों के माध्यम से मिलता है वो भी तो अच्छा ही होता है, वह भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन दुनिया का जो तजुर्बा है या फिर दुनिया के द्वारा जो हमें अनुभव मिलता है वह भी मायने रखता है। तो बच्चों, इस कहानी का जो अगला हिस्सा है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।